नमस्कार। भारत का इतिहास श्रृंखला के हमारे 45वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम मगध के इतिहास में एक ऐसे दौर पर नजर डालेंगे जो अक्सर थोड़ी अनदेखी का शिकार हो जाता है, शुंगों के ठीक बाद। हाँ, मतलब कण्व वंश की बात कर रहे हैं आप। लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। छोटा पर दिलचस्प दौर। बिल्कुल। और जैसा हमारे श्रोता जानते हैं, ये चर्चा खासतौर पर उन सभी के लिए है जो यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या ऐसी ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, तो हमारा फोकस रहेगा तथ्यात्मक जानकारी पर, हर उस छोटी बड़ी डिटेल पर जो परीक्षा के लिहाज से काम की हो सकती है। सही कहा। और इसके लिए हम किन स्रोतों को देख रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो पुराण है, जैसे वायु पुराण, भागवत पुराण। इनमें राजाओं की सूचियां मिलती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये पारंपरिक वृत्तांत ज्यादा है। हाँ, सीधे ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य जैसे सिक्के, कुछ अभिलेख अगर मिले तो, और फिर आधुनिक इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, उपिंदर सिंह, इनके विश्लेषण भी। ठीक है, तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। ये कण्व वंश जो शुंगों के बाद आया, सिर्फ 45 साल चला। ये कौन थे और इनका अंत इतनी जल्दी कैसे हो गया? शुरुआत कहां से करें? स्थापना से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं आखिरी शुंग शासक देवभूति से। अच्छा। जी, वसुदेव कण्व नाम के एक ब्राह्मण मंत्री थे, उनके दरबार में काफी प्रभावशाली थे। तो क्या फिर से वही कहानी? मंत्री ने राजा को हटाया जैसे पुष्यमित्र शुंग ने किया था? हाँ, इतिहास कई बार खुद को दोहराता है ना। लगभग 75 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गए। तो ये हुई कण्व वंश की स्थापना। जी बिल्कुल। और ये घटना, जैसा वायु पुराण वगैरह में संकेत मिलता है, उस समय की राजनीतिक अस्थिरता दिखाती है। मंत्री का राजा बनना और फिर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जारी रखना, ये पैटर्न ध्यान देने लायक है। और राजधानी क्या उन्होंने पाटलिपुत्र ही रखी? हाँ, राजधानी पाटलिपुत्र ही रही और प्रशासनिक नीतियां भी काफी हद तक शुंगों वाली ही चलती रहीं। वसुदेव का शासन कितने समय का था? ज्यादा लंबा नहीं, लगभग 9 साल, करीब 66 ईसा पूर्व तक। और हाँ, इसी समय उत्तर पश्चिम से शकों का खतरा भी महसूस होने लगा था। अच्छा, तो शुरुआत से ही चुनौतियां थीं। कोई सिक्के वगैरह मिले हैं इनके समय के? ये परीक्षाओं में पूछ लेते हैं अक्सर। हाँ, वसुदेव कण्व के तांबे के सिक्के मिले हैं, उन पर ब्राह्मी लिपि में लेख हैं। ये एक जरूरी फैक्ट है, खासकर एसएससी या प्रीलिम्स के लिए। संस्थापक, साल और सिक्के का प्रकार। ठीक है, वसुदेव के बाद फिर? उनके बाद आए उनके पुत्र भूमिमित्र कण्व। भूमिमित्र, इनका शासनकाल कैसा रहा? इनका थोड़ा लंबा था, करीब 14 साल, यानी लगभग 66 से 52 ईसा पूर्व तक। 14 साल। तो क्या इन्होंने शकों के खतरे को संभाला या स्थिति और बिगड़ी? देखिए, 14 साल थोड़ी स्थिरता तो दिखाते हैं, पर शक दबाव कम नहीं हुआ, शायद बढ़ा ही। हाँ, ये जरूर है कि भूमिमित्र ने भी ब्राह्मणवादी परंपराओं और वैदिक अनुष्ठानों को समर्थन जारी रखा। मतलब सांस्कृतिक नीतियां वैसी ही रहीं? जी, लगता तो यही है। पुराणों से यही संकेत मिलता है। हो सकता है संस्कृत विद्वानों को कुछ प्रोत्साहन मिला हो, पर कोई बड़े दरबारी कवि या खास साहित्यिक रचना का जिक्र इनके समय का नहीं मिलता। ध्यान शायद सीमा सुरक्षा पर ज्यादा रहा हो। और भूमिमित्र के सिक्के कुछ अलग? भूमिमित्र के भी तांबे के ही सिक्के मिले हैं, उन पर अक्सर बैल का चिन्ह पाया जाता है। बैल का चिन्ह? अच्छा, ये शायद कृषि या शैव प्रभाव का संकेत हो सकता है, पर कुल मिलाकर प्रशासन पर दबाव तो था ही। भूमिमित्र के बाद कौन आया? उनके बाद उनके बेटे नारायण कण्व। इनका शासन रहा लगभग 12 साल, 52 से 40 ईसा पूर्व तक। तो क्या इनके समय में वंश और कमजोर हुआ? हाँ, निश्चित रूप से। नारायण के समय तक कण्व वंश की कमजोरी और साफ दिखने लगी थी। अब खतरा सिर्फ शकों का नहीं था। और कौन? दक्षिण से सातवाहन, वो भी एक बड़ी ताकत बन रहे थे और अब मगध की तरफ देख रहे थे। ऐसा लगता है कि 50 ईसा पूर्व के आसपास तक कण्वों का पश्चिमी इलाकों पर कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था। इसका व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा होगा। पाटलिपुत्र तो व्यापार का बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, व्यापार मार्गों पर दिक्कतें आने लगीं, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे ग्रंथ है ना, जो बाद में लिखे गए। वो उस दौर में गंगा घाटी के व्यापार में थोड़ी गिरावट का इशारा करते हैं।
हाँ, तो पाटलिपुत्र का वो पुराना रुतबा शायद कम हो रहा था। नारायण के सिक्के मिले हैं, उनमें कोई बदलाव? नारायण के चांदी के सिक्के मिले हैं। चांदी के? हाँ, उन पर शाही निशान बने हैं। अफ्तामे से चांदी पर आना शायद ये प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश हो, पर घटता हुआ इलाका और बढ़ता बाहरी दबाव, स्थिति तो डामाडोल ही थी। ये सैन्य पहलू एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है। और फिर इस वंश के आखिरी शासक? वो थे सुशर्मन कण्व। लगभग 10 साल राज किया, 40 से 30 ईसा पूर्व तक। सुशर्मन, इनके समय में क्या हुआ? वंश का अंत कैसे हुआ? देखिए, सुशर्मन के समय तक तो कण्व सत्ता बस पाटलिपुत्र और आसपास के कुछ छोटे इलाकों तक ही सिमट गई थी। हाँ। मालवा वगैरह में शक पूरी तरह जम चुके थे। हाँ। लेकिन कण्वों का अंत शकों ने नहीं किया। तो फिर किसने? सातवाहनों ने। जी हाँ। पुराण, खासकर भागवत पुराण यही बताते हैं, और इतिहासकार जैसे रोमिला थापर, उपिंदर सिंह भी इस पर सहमत हैं। सातवाहन वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, सिमुक, हाँ, उन्होंने लगभग 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन पर हमला किया, उसे हराया और शायद मार भी डाला। और पाटलिपुत्र? कहते हैं पाटलिपुत्र को लूटा भी गया, कोई बड़े विरोध का जिक्र नहीं मिलता। और सुशर्मन के सिक्के, क्या उनसे भी कुछ पता चलता है? सुशर्मन के समय के सीसे के, मतलब लेड के सिक्के मिले हैं। सीसे के? तांबे, फिर चांदी और अब सीसा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शायद सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि कण्वों की गिरती आर्थिक हालत का सीधा सबूत है। कीमती धातुएं कम हो रही थीं। ये आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी दिखाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स या कैप के लिए ये बिंदु खास है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि सिक्के भी अपनी कहानी कहते हैं। अच्छा, अब एक दूसरे पहलू पर आते हैं, साहित्य और संस्कृति। क्या कण्व शासकों के दरबार में कुछ हलचल थी इस तरफ? कोई कवि, कोई विद्वान? देखिए, यहाँ सबूत बहुत ही कम है। कुल 45 साल का राज, वो भी लगातार दबाव में, तो शायद कला और साहित्य को संरक्षण देने का न मौका मिला, न संसाधन। मतलब गुप्त काल जैसा कुछ नहीं? पुराणों में राजाओं के नाम है, पर किसी दरबारी कवि या बड़ी साहित्यिक रचना का जिक्र कण्व काल से जोड़कर नहीं मिलता। तो शुंग काल की जो थोड़ी बहुत परंपरा थी वो भी खत्म हो गई? खत्म तो नहीं कह सकते, पर हाँ, फीकी पड़ गई जरूर। जो कुछ रहा भी होगा वो शायद शुंग परंपरा का ही बचा खुचा असर हो। इतिहासकार मानते हैं कि कण्व दरबार कोई बड़ा सांस्कृतिक केंद्र नहीं बन पाया, फोकस सत्ता बचाने पर था। लेकिन एक नाम कभी कभी सुनने में आता है, गार्गी। क्या उनका कोई संबंध था कण्व काल से? ये एक पेचीदा सवाल है। गार्गी वाचक नवी तो एक महान विदुषी थीं, ब्रह्मवादिनी। उनका जिक्र तो बहुत पहले वैदिक काल के उपनिषदों में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ उनका संवाद बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो बहुत पहले की बात है। फिर कण्व काल से नाम क्यों जुड़ता है? नहीं है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका संकलन या संपादन पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास, यानी कण्व काल के दौरान हुआ होगा। अच्छा, ज्योतिष ग्रंथ। हाँ, और क्योंकि कण्व वंश ब्राह्मणवादी था, तो ज्योतिष जैसे विषयों में उनकी रुचि होना स्वाभाविक है। तो हो सकता है कि गार्गी के नाम से जुड़े इस ग्रंथ को उस जमाने में अहमियत मिली हो। तो क्या गार्गी खुद कण्व दरबार में थी? नहीं, ऐसा मानने का कोई सीधा सबूत नहीं है। गार्गी का जीवन काल तो शायद सदियों पहले था, और गार्गी संहिता का समय भी बहस का मुद्दा है, तो सीधा संबंध जोड़ना मुश्किल है। पर हाँ, परीक्षा के लिए ये जानना ठीक है कि गार्गी एक ब्रह्मवादिनी थी, और गार्गी संहिता नाम का ज्योतिष ग्रंथ है जिसे कुछ लोग कण्व काल से जोड़ते हैं। समझ गया। तो सांस्कृतिक मोर्चे पर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती। चलिए, अब पतन पर वापस आते हैं। आपने कारण बताए थे, आंतरिक कमजोरी, बाहरी आक्रमण, आर्थिक गिरावट। इन्हें थोड़ा और साफ करें। जरूर। तो पहला, आंतरिक कमजोरी। हमने देखा कैसे वसुदेव के बाद शासकों का कार्यकाल घटता गया, 14, 12, 10 साल। ये शायद दिखाता है कि उत्तराधिकार कमजोर था, प्रशासन में ढीलापन आ रहा था, सेना शायद उतनी मजबूत नहीं रही। सुशर्मन आखिर में सातवाहन हमले का सामना नहीं कर पाए। हाँ, और बाहरी दबाव दोनों तरफ से, शक और सातवाहन। जी, ये दूसरा बड़ा कारण। उत्तर पश्चिम से शक लगातार अंदर आ रहे थे, मालवा जैसे इलाके उनके कब्जे में जा रहे थे। इससे पश्चिम से व्यापार और संपर्क कटा, और दक्षिण से सातवाहन ऊपर बढ़ रहे थे, मगध उनके रास्ते में था। सिमुक का हमला इसी का नतीजा था। और तीसरा कारण, आर्थिक गिरावट। हाँ जी, जब व्यापार के रास्ते बंद हों, इलाके हाथ से निकल जाएं, राजधानी का महत्व घटे, तो राज्य की आमदनी कम होती है। सेना रखना, प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। और जैसा हमने सिक्कों में देखा,
तांबे से चांदी, फिर सीसा, ये शायद इसी आर्थिक तंगी का सबूत है। तो इन तीनों ने मिलकर अंदर की कमजोरी, बाहर का दबाव और पैसे की तंगी सिर्फ 45 साल में कण्व वंश का अंत कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? मगध का क्या हुआ? कण्वों के पतन के साथ ही मगध ने कुछ समय के लिए अपना केंद्रीय महत्व खो दिया। पाटलिपुत्र की शान कम हो गई। शक्ति का केंद्र अब दक्षिण में सातवाहनों के पास और उत्तर पश्चिम में शकों के पास चला गया। मतलब सत्ता का केंद्र बदल गया। बिल्कुल। मध्य भारत में सातवाहनों का दबदबा बना और पश्चिमी भारत में शकों का। संस्कृति और साहित्य की गतिविधियां भी इन्हीं नए केंद्रों की ओर चली गईं। ये भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ था। बहुत साफ तस्वीर बन गई अब। तो अब जैसा हम हमेशा करते हैं, खासकर हमारी परीक्षा की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए, क्या हम फटाफट मुख्य तथ्यों को दोहरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये कण्व वंश के जरूरी पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। पहला, संस्थापक वसुदेव कण्व लगभग 75 ईसा पूर्व में। ये अंतिम शुंग शासक देवभूति के मंत्री थे। हाँ। राजधानी हाँ। पाटलिपुत्र ही रही। शासक और उनका क्रम याद रखना जरूरी है। शासक और उनका क्रम। पहला, वसुदेव कण्व, लगभग 9 साल, तांबे के सिक्के। शासक और उनका क्रम। 2, भूमि मित्र कण्व, लगभग 14 साल, तांबे के सिक्के, बैल के निशान वाले। शासक और उनका क्रम। 3, नारायण कण्व, लगभग 12 साल, चांदी के सिक्के। इनके समय शक दबाव बढ़ा। शासक और उनका क्रम। 4, सुशर्मण कण्व, लगभग 10 साल, ये अंतिम शासक थे। सीसे के सिक्के, घोड़े के चित्र वाले। ठीक है। वंश का अंत लगभग 30 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासक सिमुक ने सुशर्मन को हराया। गार्गी महान वैदिक विदुषी। उनका सीधा संबंध नहीं, पर गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ शायद कण्व काल के आसपास संपादित हुई हो। पतन का कारण। 3 मुख्य: आंतरिक कमजोरी, बाहरी आक्रमण, शक और सातवाहन, और आर्थिक गिरावट। परिणाम, मगध का महत्व घटा, सातवाहन और शकों का उदय हुआ। बहुत बढ़िया। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट जानकारी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ सबके लिए बहुत काम की है। शासकों का क्रम, उनके सिक्के और पतन के कारण ये तो जरूर याद रखने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इन्हीं से अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो ये थी कण्व वंश की कहानी, मगध के इतिहास का एक छोटा सा, सिर्फ 45 साल का अध्याय। शुंगों के बाद और सातवाहनों के उदय से ठीक पहले एक ब्राह्मण वंश जिसने कोशिश तो की पर टिक नहीं सका। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या इतिहास में ये जो छोटे, जल्दी खत्म हो जाने वाले राजवंश हैं, इनका अध्ययन सिर्फ बड़े साम्राज्यों के बीच का खालीपन भरने के लिए है, या ये हमें साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी, उनकी अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी दबावों के बारे में कुछ ज्यादा गहरा सिखाते हैं? कण्वों का पतन दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े केंद्र भी अप्रासंगिक हो सकते हैं और कैसे हाशिए की ताकतें इतिहास का रुख बदल सकती हैं। बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कण्व वंश पर ये गहरी पड़ताल आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये अंक पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भारत का इतिहास श्रृंखला का कोई भी अंक मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।